यूं तो दुनिया में भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ऐसा देश भी मौजूद है जो भारत से करीब 80 गुना छोटा है, लेकिन आज भारत के मुकाबले 3 गुना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। सालाना 100 बिलियन यूरो से अधिक का एक्सपोर्ट इस देश द्वारा दुनिया के तमाम देशों में किया जा रहा है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में ये देश दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। भारत के कई राज्यों में से भी इस देश के द्वारा निवेश किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक ऐसे बेहद खूबसूरत देश नीदरलैंड के बारे में। लेकिन आखिर कैसे इतना छोटा सा देश इतनी अधिक संख्या में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहा है? यदि आज नीदरलैंड्स ना हो तो दुनिया के कई देशों में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। नीदरलैंड्स ने कैसे एग्रीकल्चरल के क्षेत्र में इतनी तरक्की की, जानने के लिए बस आप बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। साल 1980 में नीदरलैंड्स में 180 टन आलू का उत्पादन किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर सालाना 5,60,000 टन आलू का उत्पादन किया जा रहा है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 दशक में नीदरलैंड्स ने एग्रीकल्चर के देश में कितनी तेजी से तरक्की की है। नीदरलैंड्स का कुल क्षेत्रफल केवल 41,543 वर्ग किलोमीटर है। भारत इस देश से 80 गुना बड़ा है, अमेरिका इससे 270 गुना बड़ा और रूस करीब 412 गुना अधिक बड़ा देश है। लेकिन इन तमाम देशों को पछाड़कर नीदरलैंड्स ने खुद को वर्ल्ड में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बना लिया है। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के मामले में नीदरलैंड्स दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। नीदरलैंड्स की टोटल पॉपुलेशन करीब 1.25 करोड़ के आसपास है। ये भारत के मुकाबले करीब 1.5% है, लेकिन इतनी कम आबादी होने के बाद भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खेती बाड़ी की जा रही है और आज नीदरलैंड्स की जीडीपी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रमुख योगदान है। इस देश की जीडीपी $1 ट्रिलियन से अधिक है और डच लोगों की पर कैपिटा इनकम $68,572 है। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। आज नीदरलैंड्स दुनिया के तमाम देशों की खाद्य जरूरतों को पूरा कर रहा है। वर्तमान समय में दुनिया की कुल आबादी करीब 800 करोड़ के आसपास है और उम्मीद की जा रही है कि साल 2050 तक ये आंकड़ा 100 करोड़ तक पार कर जाएगा। ऐसे में और अधिक फूड प्रोडक्ट्स की जरूरत पूरी दुनिया में होगी। लगातार फूड प्रोडक्ट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए नीदरलैंड्स कृषि क्षेत्र की ओर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। नीदरलैंड्स की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में की जाती है। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कोई कमी नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि इतना विकसित और समृद्ध देश आखिर क्यों खेती बाड़ी पर अपना ध्यान फोकस कर रहा है। इसकी बजाय नीदरलैंड्स की IT सेक्टर या अन्य इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन नीदरलैंड हमेशा दुनिया में अपनी खास पहचान बनाता आया है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान दुनिया के कई देशों में आलू का अकाल पड़ रहा था। उस समय नीदरलैंड्स में आलू की कोई कमी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड्स में खाद्य सामग्री का अकाल देखने को मिला था। हजारों लोग भुखमरी का शिकार हुए थे। इसके बाद नीदरलैंड्स की सरकार ने तय किया कि फिर कभी ऐसी स्थिति देश में पैदा नहीं होने देंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर ध्यान देना शुरू किया। नीदरलैंड्स ने अपने यहाँ एग्रीकल्चर के लिए शानदार टेक्नोलॉजी डेवलप की, मॉडर्न मशीनों का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में करना शुरू किया। वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की। आज ये यूनिवर्सिटी दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने और साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। नीदरलैंड्स में इतने बड़े पैमाने पर फलों और सब्जियों के उत्पादन में इस यूनिवर्सिटी का भी अहम योगदान रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि नीदरलैंड्स की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में तो भारत की मिट्टी नीदरलैंड्स के मुकाबले 95% तक उपजाऊ है। नीदरलैंड्स की लेबर भी भारत के मुकाबले काफी महंगी है। जगह की भी इस देश में कमी है। भारत जितनी नदियाँ भी यहाँ नहीं बहती। इसके बावजूद आखिर कैसे नीदरलैंड्स इतनी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का उत्पादन करने में कामयाब हो जाता है? ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड्स में खेती बाड़ी के लिए केवल 2% काम ही लेबर वर्क फोर्स द्वारा किया जाता है। बाकी का 98% काम यहाँ टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा ही होता है। नीदरलैंड्स में छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता यहाँ पर भारत से कई गुना अधिक होती है। आज के समय में नीदरलैंड्स की 50% भूमि पर खेती बाड़ी की जा रही है और यहाँ के किसानों को भारतीय किसानों की तरह दिन भर गर्मी और धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ता है और न ही किसानों को अपना पसीना बहाना पड़ता है। नीदरलैंड्स के किसान भी एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीते हैं। यहाँ पर जुताई से लेकर बुआई और कटाई तक सारा काम मॉडर्न मशीनों द्वारा ही किया जाता है। किसानों और इंसानों को तो केवल उन मशीनों को ऑपरेट करना होता है। यहाँ पर खेती के दौरान पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता है। खेतों में जगह जगह सेंसर्स लगे होते हैं। जब भी पानी की जरूरत महसूस होती है, रोबोटिक मशीनों के जरिए पूरे खेत में पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। खेतों में किसान ड्रोन से नजर रखते हैं और सभी किसानों को अपने खेत का डेटा सरकारी रिसर्च सेंटर में जमा कराना होता है। रिसर्चर्स खेत की अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके बाद किसानों को बताते हैं कि कौन सी फसल के लिए वो जमीन अच्छी है, किस फल या सब्जी या अनाज का उत्पादन किसानों को करना है, फसल के दौरान कितना पानी दिया जाना है, कितनी सूरज की रोशनी की जरूरत फसल को है, फसलों की देखभाल कैसे करनी है, किस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल फसलों में करना है और कौन से मौसम में खेती की जानी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में रिसर्चर्स ही किसानों को बताते हैं। नीदरलैंड्स में LED लाइट्स की मदद से भी
खेती की जा रही है। LED लाइट से खेत का तापमान मेंटेन किया जाता है। इसे आप ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। सर्दियों में इस तरह की टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। LED लाइट की टेक्नोलॉजी के जरिए नीदरलैंड्स को लाखों यूरो की बचत भी हो रही है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आने वाले देशों में यदि किसी किसान को खेती के लिए सब्सिडी चाहिए होती है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड्स के किसानों को सबसे कम सब्सिडी मिलती है। पहले किसानों को सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके बाद देश की सरकार और यूनिवर्सिटी द्वारा जांच की जाती है कि क्या वाकई में किसान की सब्सिडी की जरूरत है, और यदि उसे सब्सिडी दी जाती है तो क्या वो इतना उत्पादन कर पाएगा कि उससे देश को फायदा हो। देश के कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। लंबे प्रोसीजर्स के बाद बहुत कम किसानों को ही सब्सिडी मिल पाती है। खेती के अलावा पशुपालन के क्षेत्र में भी नीदरलैंड्स काबिले तारीफ काम कर रहा है। यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा चीन में नीदरलैंड्स के डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड देखी जा रही है। साल 2009 में अब तक नीदरलैंड्स में पशुपालन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल 60% तक कम हो गया है। नीदरलैंड्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। रोटरडम पोर्ट और शिपोल एयरपोर्ट के जरिए दुनिया के तमाम देशों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नीदरलैंड्स के बारे में एक बात और आपको हैरान कर सकती है कि धीरे धीरे यहाँ के लोग मीट का सेवन कम कर रहे हैं। देश के कुछ शहरों में तो मीट के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीट का उत्पादन कम करने की वजह क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। आज भारत के कई राज्यों में नीदरलैंड्स द्वारा निवेश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नीदरलैंड्स के मुकाबले 5 गुना अधिक सेबों के पेड़ हैं, लेकिन इसके बावजूद नीदरलैंड्स के सेब का उत्पादन अधिक होता है। हिमाचल प्रदेश में भी नीदरलैंड्स की तरह ही अधिक मात्रा में सेब के उत्पादन के लिए नीदरलैंड्स द्वारा 800 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही गई है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीदरलैंड्स के राजदूत से मुलाकात की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के डेयरी प्रोडक्ट्स, आलू और गन्ना जैसी चीजों को नीदरलैंड्स के साथ मिलकर दुनिया के तमाम देशों में एक्सपोर्ट करने जैसे कई मुद्दों के बारे में समझाते हुए नजर आए थे। नीदरलैंड्स की कंपनियों ने मध्य प्रदेश में आलू और टमाटर के उत्पादन की बात भी कही है, जिससे मध्य प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी मात्रा में टमाटर और आलू का उत्पादन हो सकेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर किस तरह नीदरलैंड्स ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में नीदरलैंड्स की बराबरी कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।